अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 18 का पार्ट बी शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करें। सेकंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 18, लेक्चर नंबर 18 पार्ट बी। लेक्चर नंबर 18 का ए पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था जो अल्केन की तैयारी के बारे में था। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 18 का पार्ट बी है भाई, और इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स। क्या नाम है? स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स, यानी अल्केन की साख्त, अल्केन की साख्त, बनावट। तो आप जानते हैं कि अल्केन ओपन चेन भी है और अल्केन साइक्लिक भी होते हैं। साइक्लो अल्केन होते हैं, ओपन चेन अल्केन होते हैं और साइक्लो अल्केन। तो पहले हम ओपन चेन अल्केन की स्ट्रक्चर बयान करेंगे। तो आइए पहले हम क्या बयान करते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ ओपन चेन अल्केन्स, खुली जंजीर वाले अल्केन की साख्त, खुले जंजीर वाले अल्केन की साख्त। खुले जंजीर वाले अल्केन की साख्त के लिए फर्ज करें, आप जानते हैं कि अल्केन किस चीज़ पर मुश्तमिल होते हैं भाईजान? कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। तो फर्ज करें कि कार्बन है, क्या है भाई? कार्बन। और कार्बन का एटमी नंबर क्या है? आप जानते हैं कार्बन का एटमी नंबर 6 है और मास नंबर 12 है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करें, क्या करें? इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। तो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील आप सब जानते हैं, इसी तरह होगा 1s2। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s2 पर 2s2। इसी तरह ये क्या होगा? 2px होगा, ये 2py और ये 2py ऑर्बिटल है, ये 2px है और ये क्या है? 2pz ऑर्बिटल है और ये सारा क्या है? p सब शेल है। क्या है भाई? p सब शेल। तो पहले हम कार्बन के क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, ताकि आपको मालूम हो जाए कि यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा ओपन चेन अल्केन के कार्बन एटम में। तो याद रखो 1s2 2s2 2p। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, आप देख सकते हैं एटमी नंबर 6 है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो एक यहाँ पर लगाओ, एक तो ये अनफेयर लगाएंगे भाईजान, उसूलों के मुताबिक ये क्या होगा? अनफेयर। एक x में आएगा और दूसरा क्या? y में आएगा। तो याद रखो ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है भाई? ग्राउंड स्टेट। क्या है? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है भाई। ग्राउंड स्टेट है ये कार्बन एटम का। किस चीज़ का? कार्बन एटम का। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है, लेकिन कार्बन के लिए ये क्या है? ग्राउंड स्टेट है। और ग्राउंड स्टेट आप जानते हैं, याद रखो जब इलेक्ट्रॉन अपने ही मदार में हो, अपनी शेलों में वाक़या हो और इनमें कोई भी तब्दीली नहीं आई हो, तो इसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। बिफोर चेंज, द स्टेट बिफोर चेंज इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। अब हम आते हैं, तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर आते हैं नज़र, आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मकसद ये होता हुआ कि ये डाइवेलेंट है इस इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के मुताबिक। तो जब ये डाइवेलेंट है तो ये 2 बांड बनाएगा, लेकिन असल में कार्बन कितने बांड बनाता है भाईजान?
ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो 4 कैसे बनाता है? ये ऐसा होता है कि इसमें एक अमल होता है एक्साइटेशन। क्या होता है? एक्साइटेशन, जो आप कहते हैं 1s2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s2, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस 2s से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? जंप लगाता है 2pz में। ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz है। तो ऐसा होता है कि यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? प्रोमोट हो जाता है किस चीज़ में? एक इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 2s to 2pz। तो अब आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ने जब जंप लगाया तो इस अमल को हम क्या कहते हैं भाईजान? जब इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से अपर शेल में छिलांग लगाता है, जंप लगाता है, तो ऐसे अमल को एक्साइटेशन कहते हैं। क्या? एक्साइटेशन। आपने पढ़ा है भाई एक्साइटेशन, ये एक्साइटेशन है। तो एक्साइटेशन के बाद आप सब देख सकते हैं कि इसमें क्या है भाई? इस कार्बन एटम में अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है? आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब 4 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड। तो याद रखो अब ये 4 बॉन्ड बनाने का काबिल है, लेकिन बॉन्ड बनाने से पहले कार्बन में क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है। और हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में कि ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी तवानाई बराबर नहीं हो, जिनके शक्लें बराबर नहीं हो, ये एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं? आपस में मिल जाते हैं और इनसे फिर नए ऑर्बिटल तश्कील पाते हैं या बन जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और इस अमल को क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। और ये भी याद रखो जितने ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो याद रखो एक्साइटेशन के बाद कार्बन में क्या होता है भाई? हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हम आते हैं इस स्ट्रक्चर की तरफ। आपने देखा कि कार्बन में एक्साइटेशन होता है और फिर कार्बन में क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन। तो अल्केन में, ओपन चेन अल्केन में क्या होगा भाईजान? इसके लिए मैं एक मिसाल आपके सामने पेश करता हूं, एग्जाम्पल। तो याद रखो एग्जाम्पल तो कोई भी हो सकता है। आप जनरल ले लें कि यहाँ पर कौन सा एक्साइटेशन होता है। पहले याद रखो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन एटमो है ओहो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी अल्केन में क्या होता है? कार्बन एटमो में sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम्स। कार्बन एटम याद रखो, यानी ओपन चेन अल्केन के कार्बन एटमों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है? sp3, यानी एक s और 3p ऑर्बिटल अपने आपस में मिल जाते हैं और इससे नए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। इसी तरह यहाँ पर कौन से बॉन्ड है भाई? याद रखो ऑल बॉन्ड्स इन अल्केन्स। अल्केन्स की सारे बॉन्ड, अल्केन के सारे बॉन्ड क्या होते हैं? सिग्मा, स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड। ऑल bonds are single sigma कोवेलेंट, ये बाण होते हैं। हाँ, यहाँ पर बाण एंगल कितना होता है? याद रखो बाण एंगल जो होता है 2 बांडों के दरमियान, 2 कीमियाई बाण के दरमियान बाण एंगल कितना होता है? याद रखो भाई बाण एंगल जो होता है वो होता है 109.5 डिग्री। याद रखो। और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है? याद रखो रेगुलर टेट्राहेड्रल, रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये होता है। तो अब मैं ये इसके अहम नुकात है भाई। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटमों में होता है। सारे बाण सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बाण होते हैं। बाण एंगल 109.5 होता है, यानी 2 बांडों के दरमियान जो जाविया होता है 109.5। रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। कितना? रेगुलर टेट्राहेड्रल। तो इसकी मिसाल मैं अब आपको पेश करता हूँ।
एग्जाम्पल आप कोई भी मिसाल ले सकते हैं, लेकिन किताब के मुताबिक सेकंड ईयर केमिस्ट्री के मुताबिक उसने क्या लिया है भाईजान, ईथेन। क्या लिया है, ईथेन। आप मीथेन भी ले ले, प्रोपेन भी ले ले, तरीका बिल्कुल एक जैसा है। ईथेन है तो ईथेन का फार्मूला तो आप सबको मालूम है भाईजान, ये C2H6 है, ये ईथेन का क्या है, फार्मूला है। तो आइए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर अब बताता हूँ या ड्रा करता हूँ। याद रखो इसमें कितने कार्बन एटम है, 2 है भाईजान। तो मैंने अभी आपको पढ़ा दिया कि कार्बन में पहले क्या होता है, एक्साइटेशन। क्या होता है, एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन इस कार्बन में भी होता है और दूसरे कार्बन में भी होता है एक्साइटेशन। कार्बन एटम में क्या होगा, एक्साइटेशन होगा। एक्साइटेशन के बाद क्या होगा भाईजान, हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3। तो s1 ऑर्बिटल हो गया और 3p। तो इसी तरह ये कितने ऑर्बिटल बन गई, 4। तो जब 4 मिलते हैं तो नहीं, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं। तो इसी तरह ये होता है कि इसमें भी ये एक ऑर्बिटल हो गया sp3। कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन के बाद कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं भाई, sp3 के बाद 4। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो ये क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3 ये भी है हाइब्रिड, ये भी sp3 है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसी तरह इस कार्बन में भी क्या होता है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसी तरह ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 है। तो हर कार्बन में कितने, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं। और इसी तरह आपने देखा है कि कार्बन में एक्साइटेशन के बाद कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आता है, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। तो आप देख सकते हैं, याद रखो ये क्या है, sp3 ऑर्बिटल है, ये क्या है sp3। तो ये दोनों इसी तरह हेड ऑन आते हैं। क्या आते हैं, हेड ऑन, यानी इसके हेड एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। तो ये क्या हुआ भाई, इसको हम कहते हैं sp3 ओवरलैप। एक sp3 ऑर्बिटल है और दूसरा भी sp3 है, तो दोनों ने हेड मिला दिए हैं, हेड सिरे मिला दिए। तो इसका मकसद हुआ कि इसमें कौन सा ओवरलैप हुआ, sp3। और चूंकि ये हेड ऑन ओवरलैप है तो बॉन्ड कौन सा बनेगा भाईजान, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये क्या बनाता है, सिग्मा। क्या बनाता है, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखो ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा है भाई। और इसी तरह बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल किस चीज के साथ मिलेगा, हाइड्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन आप जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 1 है, ये इसका इलेक्ट्रॉन की तश्कील है 1s1। तो s ऑर्बिटल है और s में एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका एक एटम, हाइड्रोजन एक एटम, ये 6 एटम है, एक एटम इसके साथ चमट जाएगा और ये s ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर कौन सा ओवरलैप हुआ, sp3 ओवरलैप। और ये भी क्या है भाई, क्या है, सिग्मा बॉन्ड। क्या है, सिग्मा, ये भी सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह ये भी क्या, सिग्मा बॉन्ड। हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर आ जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह 3 हाइड्रोजन एटम यहाँ चमट जाएंगे और बॉन्ड बनाएंगे। तो याद रखो तीनों हाइड्रोजन एटम इससे भी मिल जाएंगे। तो 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर मिल गए हैं। आप सब देख सकते हैं कि ये क्या है भाई, स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, ईथेन का। तो ईथेन का ये सारा स्ट्रक्चर अगर मैं सादा सा लिखूँ तो इसी तरह होगा भाईजान, ये होगा हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर होगा, ये या ये। तो इन दोनों बांडों में कितना जाविया है, याद रखो इन दोनों बांडों के दरमियान 109.5 डिग्री पाया जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी कितना है, 109 क्या है 5 डिग्री है। यहाँ पर भी क्या है 109.5, यहाँ पर भी 109.5, यानी दो बांडों के दरमियान 109.5 डिग्री होती है। ये बांड एंगल है। और ये स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं, ये तरफ या ये दूसरा तरफ, ये क्या है, टेट्राहेड्रॉन रेगुलर, क्या है, रेगुलर टेट्राहेड्रल है। तो ये एक स्ट्रक्चर हुआ, आप देख सकते हैं। इसी तरह आप मीथेन की भी बना सकते हैं, मीथेन के, प्रोपेन के वगैरह। ये तरीका बिल्कुल क्या है, क्लियर कट है भाई। इसी तरह मैं अब आता हूं
स्ट्रक्चर दूसरी की तरफ जो आप कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोअल्केन, क्या है भाई? स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोअल्केन्स। तो याद रखो साइक्लोअल्केन की स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इनमें हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल ओपन चेन की तरह होता है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड होते हैं इसमें। तो बहुत आसान है भाईजान। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन ईच कार्बन एटम। हर एक कार्बन एटम में क्या होता है याद रखो, इसमें क्या होता है भाई? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह बॉन्ड एंगल यहाँ पर याद रखो मुख्तलिफ होता है भाई, किस चीज़ से? ओपन चेन से। और इसी तरह अपने आपस में भी मुख्तलिफ होता है बॉन्ड एंगल। इंशाल्लाह अब मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करूँगा, लेकिन इसमें एक और ख़ासियत ये पाया जाता है कि एंगल स्ट्रेन होता है। क्या होता है? एंगल स्ट्रेन। तो एंगल स्ट्रेन है क्या? एंगल स्ट्रेन याद रखो, एंगल स्ट्रेन क्या है भाई? एंगल स्ट्रेन असल टेट्राहेड्रल एंगल, ओरिजिनल टेट्राहेड्रल एंगल जो आपने अभी अभी पढ़ा 109.5 डिग्री, ट्रू टेट्राहेड्रल एंगल, और जो एंगल बॉन्ड एंगल साइक्लोअल्केन में होते हैं बॉन्ड एंगल, इनके दरमियान फर्क को हम क्या कहते हैं भाई? एंगल स्ट्रेन। क्या कहते हैं? एंगल स्ट्रेन। तो यहाँ पर क्या होता है? एंगल स्ट्रेन होता है। और ये है क्या? डिफरेंस between the true tetrahedral angle and internal bond angle in साइक्लोअल्केन्स। इसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंस बिटवीन। ये फर्क है किस चीज़ में? ये फर्क है बिटवीन द टू टेट्राहेड्रल एंगल, हकीकी टेट्राहेड्रल एंगल के दरमियान, एंड इंटरनल बॉन्ड एंगल, और अंदरूनी बॉन्ड एंगल के दरमियान इन साइक्लोअल्केन में। तो ये होता है भाई। और ये एंगल जो है याद रखो, ये एंगल स्ट्रेन, अगर एंगल स्ट्रेन क्या होगा? अगर एंगल स्ट्रेन कम होगा, याद रखो, अगर एंगल स्ट्रेन क्या होगा? कम होगा। किस चीज़ में? साइक्लोअल्केन में। तो क्या होगा भाई? ये मॉलिक्यूल या ये साइक्लोअल्केन क्या होगा? स्टेबल। क्या होगा? स्टेबल। तो स्टेबिलिटी का इन्हिसार किस चीज़ पर होता है? किस चीज़ पर? याद रखो, होता है एंगल स्ट्रेन पर। तो स्टेबिलिटी ये बहुत अहम है भाई। स्टेबिलिटी is inversely related to the angle strain। यानी अगर एंगल स्ट्रेन क्या होगा? कम होगा। एंगल स्ट्रेन क्या होगा? कम होगा। तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, और रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। फिर रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। लेकिन अगर एंगल स्ट्रेन क्या हो? अगर एंगल स्ट्रेन याद रखो, अगर साइक्लोअल्केन में एंगल स्ट्रेन ज़्यादा हो, क्या हो? ज़्यादा हो, तो स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी भाईजान? जिसे हम क़याम पजीरी कहते हैं, कम होगी। और जब स्टेबिलिटी कम होगी तो फिर क्या हो जाएगा? रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। यानी मकसद ये हुआ, अगर एंगल स्ट्रेन बढ़ता है तो क्या? जब एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसी तरह अगर एंगल स्ट्रेन क्या होगा? कम हो जाएगा, तो इसी तरह स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये है, इंशाल्लाह मैं आपको अभी बताता हूँ किस तरह ये रिएक्टिविटी कम हो जाती है और बढ़ जाती है। अब आइए एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या है?
एग्जाम्पल। तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले ली, लेकिन मैंने दिया साइक्लोप्रोपेन, क्या साइक्लोप्रोपेन आप जानते हैं। तो इसी तरह ये क्या है भाई, मैंने एग्जांपल लिया साइक्लोप्रोपेन का, तो साइक्लोप्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C3H6। ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन है। आइए इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसान हो जाएगा और मालूम भी हो जाएगा कि क्या है। ये कार्बन है, ये कितने कार्बन है, 3। तो आप इसी तरह करें कि ये 3 कार्बन इस तरह लगाए भाई, मैंने इसी तरह लगाए हैं, इस तरह लगाए। ये कार्बन एटम है, अभी मैंने आपको पढ़ा कि ये सिंगल बॉन्ड होती है इनमें और ये सिग्मा बॉन्ड होती है। और इसी तरह इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है ईच कार्बन एटम में, याद रखो इसमें भी sp3 होता है, इसमें भी sp3 और इसमें भी sp3 होता है। तो इसमें क्या हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जब यहाँ पर sp3 होता है, याद रखो, तो एक sp3 ऑर्बिटल इसी तरफ जाता है, दूसरा इस तरफ होगा, और इसी तरह ये तीसरा क्या होगा, इसी तरफ इस कार्बन की बिल्कुल सामने होगा। इसी तरह इसका एक sp3 ऑर्बिटल यहाँ पर होगा। तो आप देख सकते हैं इसी तरह ये क्या है भाई, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इस कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई है। और इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 है, तो एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, एक इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी क्या होता है भाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर बन जाएगा, sp3। इसी तरह एक sp3 आप जानते हैं इस कार्बन के सामने हो जाएगा sp3। और ये क्या है, हम देख सकते हैं कि ये क्या है भाई, यहाँ पर एक sp3, दूसरा sp3, तो इसी तरह तीसरा sp3 और चौथा sp3। तो ये sp3 है और ये भी क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाली, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इस कार्बन में भी हो जाएगा। तो इसका एक sp3 यहाँ पर होगा, इसके सामने आ जाएगा भाई, ये क्या है, sp3 ऑर्बिटल। और ये 2 ऑर्बिटल यहाँ पर होंगे sp3, ये भी क्या है, sp3 है, एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालो और एक ऑर्बिटल इसका इस तरह आ जाएगा। तो क्या होगा भाई, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ये क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये आप सब देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या ओवरलैप होगा, sp3 तो ये क्या बन गया है, सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है, sp3 ओवरलैप, ये भी सिग्मा बॉन्ड। ये भी क्या है भाई, sp3 ओवरलैप के जरिए सिग्मा बॉन्ड। अब हम आते हैं हाइड्रोजन एटमों की तरफ। तो ये 6 हाइड्रोजन एटम है, इनमें से 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर, यानी एक यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड जो कि सिग्मा बॉन्ड होंगे। इसी तरह एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर s ऑर्बिटल है और sp3 के साथ ओवरलैप करेगा। इस sp3 ओवरलैप के जरिए ये क्या हो जाएंगे, सिग्मा बन जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर, इसी तरह हाइड्रोजन एटम यहाँ पर भी आ जाएगा। तो याद रखो ये स्ट्रक्चर बन गया है। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो साइक्लोप्रोपेन का है भाई, साइक्लोप्रोपेन का जो स्ट्रक्चर आया है यह बिल्कुल क्या है, ट्रायंगुलर है। और अभी आप देख सकते हैं कि ये बाण एंगल, अंदरूनी बाण एंगल इस बाण के दरमियान और इस बाण के दरमियान, याद रखो ये एंगल असल टेट्राहेड्रल एंगल से क्या है, बिल्कुल क्या है भाई, कम है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेन होता है जो मैंने आपको कहा, कितना होता है याद रखो, ये क्या है भाई, y एक्सेस और ये क्या है, तो x एक्सेस बन गया, या ये एक लाइन और ये दूसरा। तो असल में टेट्राहेड्रल एंगल क्या है, इन दोनों के दरमियान जाविया है। तो आपने अभी पढ़ा था कि ये कितना है, 109.5 डिग्री है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये तो 109 है, लेकिन ये बाण और ये बाण
109 पे नहीं है भाई, कितने पर है? ये आप देख सकते हैं कि इन दोनों बाणों के दरमियान जो जाविया है ये बिल्कुल 109 से कितना है? कम है। तो मालूम हुआ कि असल टेट्राहेड्रल एंगल और जो एंगल अंदरूनी एंगल, ये अंदरूनी एंगल है भाईजान, अंदरूनी इंटरनल एंगल अब साइक्लोप्रोपेन आप देख सकते हैं कम है इस ट्रू टेट्राहेड्रल से। तो ये दोनों में क्या है भाई? फर्क। जब फर्क आ जाएगा ट्रू टेट्राहेड्रल एंगल में और इंटरनल एंगल में अब साइक्लोप्रोपेन, तो इस फर्क को हम क्या कहते हैं? एंगल स्ट्रेन। क्या कहते हैं? एंगल स्ट्रेन कहते हैं। ये एंगल क्या है? स्ट्रेन है भाई, इसमें एंगल स्ट्रेन है। और ये सारा स्ट्रक्चर कैसा है आप सब देख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को, साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या है? याद रखो ट्राइंगुलर है। क्या है? ट्राइंगुलर। यह स्ट्रक्चर क्या है भाई? ट्राइंगुलर है, यानी बिल्कुल ट्राइंगल की तरह है। ट्राइंगल की तरह, ट्राइंगुलर, मुसल्लस नुमा जिसे हम कहते हैं। क्या? मुसल्लस नुमा। और यहां पर बाण एंगल कितने हैं भाई? इंटरनल बाण एंगल, इंटरनल बाण एंगल्स। तो याद रखो इंटरनल बाण एंगल जो होते हैं ट्रायंगल के, आप जानते हैं ये ट्रायंगल है भाई। तो जब ट्रायंगल है तो इसके तीनों जावियों, all the three angles, the sum of all the three angle is equal to 180। जब ये 3 पर डिवाइड करे तो 60 तकरीबन आ जाती है। तो ये क्या है? 60 डिग्री है भाई। ये भी क्या है? 60 डिग्री है। ये भी 60 डिग्री। तो इसी तरह ये भी 60 डिग्री है। ये भी क्या है? 60 डिग्री का जाविया है। ये भी 60 डिग्री का है और ये भी क्या है भाई? 60 डिग्री का जाविया है। तो बाण एंगल यहां पर कितना है? साइक्लोप्रोपेन में 60 डिग्री का है। कितना है? 60 डिग्री का। अब यहां पर एंगल स्ट्रेन कितना है भाई? एंगल स्ट्रेन तो ये बहुत आसान है। साइक्लोप्रोपेन के लिए एंगल स्ट्रेन आप खुद निकाल सकते हैं। ट्रू टेट्राहेड्रल एंगल कितना है भाई? 109.5 माइनस 60। तो जब 109 से आप 60 दूर करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितना आता है भाई? 49.5 डिग्री। इतना फर्क है भाई, डिग्री इतना फर्क है, आप देख सकते हैं। तो ये साइक्लोप्रोपेन में क्या है आप देख सकते हैं, ये क्या है भाई? एंगल स्ट्रेन। तो अब मैं ये आपका एक मिसाल था साइक्लोप्रोपेन। अगर फर्ज करें हम साइक्लोब्यूटेन ले लें, साइक्लोब्यूटेन का फार्मूला आप खुद लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H क्या होगा? 8। और इसका फार्मूला बिल्कुल इसी तरह आ जाएगा स्क्वायर शक्ल में, स्क्वायर, मुरब्बा, स्क्वायर जिसे मुरब्बा कहते हैं। तो इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 होगा, sp3 इसी तरह sp3, इसी तरह sp3, इसी तरह भी यहाँ पर sp3, यहाँ पर भी, यहाँ पर, और एक बाण यहाँ भी बन जाएगा sp3 के जरिए। तो ये sp3 ऑर्बिटल है। क्या है? sp3 हर कार्बन के लिए sp3 क्या है? sp3। तो ये इलेक्ट्रॉन हर कार्बन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आप डाल सकते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह साइक्लोप्रोपेन आपने बनाया है। हर कार्बन में क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह यहाँ पर तो ये सिग्मा बाण, ये सिग्मा बाण, ये भी सिग्मा बाण है, ये भी क्या है? सिग्मा बाण है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन बाण बनाएगा, इस पर दूसरा बनाएगा, यहाँ पर तीसरा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर चौथा भी होगा। इसी तरह यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे और सिग्मा बाण क्या करेंगे? बनाएंगे, यहाँ पर भी होंगे। तो हाइड्रोजन 8 हो गई। अब खुद देखिए ये स्ट्रक्चर हम इसी तरह भी लिख सकते हैं आसानी के साथ। ये सिग्मा बाण हम डैश यानी कोवेलेंट बाण हम डैशों से जाहिर करते हैं भाई। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है असल में। और साइक्लो क्या है भाई? ये ब्यूटेन है। तो इसमें ये बाण एंगल कितने हैं भाई? देखो कितने हैं? 90 डिग्री। ये भी क्या है? 90। ये भी 90, ये भी 90। तो अब एंगल स्ट्रेन कितना है? देखो एंगल स्ट्रेन यहां पर कितना है? एंगल स्ट्रेन कितना है यहां पर? खुद आप निकाल सकते हैं। 109.5 डिग्री माइनस 90। तो यहां पर एंगल स्ट्रेन कितना हो गया?
याद रखो यहाँ पर हो गया 19.5 डिग्री। कितना? 19.5। तो एंगल स्ट्रेन किस चीज़ में ज़्यादा है, साइक्लोप्रोपेन में या साइक्लोब्यूटेन में? खुद देख लो भाई, साइक्लोप्रोपेन में कितना था? 49.5 डिग्री था एंगल स्ट्रेन। कितना था? 49.5। और साइक्लोब्यूटेन में कितना है? 19.5। तो साइक्लोप्रोपेन में ज़्यादा है। साइक्लोप्रोपेन में कितना था भाई? 60 था ये एंगल, और इसी तरह 109.5 माइनस कितना? 60, तो ये आ गया है 49.5 डिग्री। आप ये देख लो और मवाजना करो, ये एंगल स्ट्रेन क्या है? साइक्लोब्यूटेन में कम है, और साइक्लोप्रोपेन जो है, ये साइक्लोप्रोपेन है, इसमें एंगल स्ट्रेन क्या है? ज़्यादा है। तो जब एंगल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा। तो खुद देखिए भाई, ये बांड और ये बांड ये एक दूसरे के करीब है। साइक्लोप्रोपेन में ये बांड जो होते हैं ये एक दूसरे के क्या है? करीब है। क्यों करीब है? क्योंकि साइक्लोप्रोपेन में क्या एंगल स्ट्रेन क्या है भाई? ज़्यादा। तो जब एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा, ट्रू टेट्राहेड्रल एंगल से फर्क ज़्यादा होगा, तो इसके बांड एक दूसरे के करीब होंगे। तो जब ये बांड क्या है? करीब है, तो बांडों में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉनों पर माइनस चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या देंगे भाई? दिखा देंगे। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि जब एंगल स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन में क्या है? ज़्यादा है, तो बांड करीब है इसके। जब बांड करीब है तो ये दिखा देते हैं एक दूसरे को, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसकी क्या? रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो साइक्लोप्रोपेन की रिएक्टिविटी क्या है भाई? ज़्यादा है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? क़याम पज़ीरी कम हो जाएगी। तो मैंने आपको बिल्कुल बताया था कि एंगल स्ट्रेन पर क्या डिपेंड करता है भाई? स्टेबिलिटी। अगर एंगल स्ट्रेन क्या होगा? ज़्यादा होगा। एंगल स्ट्रेन क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी कम होगी और रिएक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इससे क्लियर होता है। और यहाँ पर आइए, साइक्लोब्यूटेन आप देख सकते हैं एंगल स्ट्रेन क्या है भाई? कम है, यानी ट्रू टेट्राहेड्रल एंगल और इस एंगल अंदरूनी एंगल में फ़र्क क्या है? कम। तो आप खुद देखिए, जब ये फ़र्क कम है, एंगल स्ट्रेन कम है, तो साइक्लोब्यूटेन के ये जो बांड है एक दूसरे से क्या है? दूर है। तो जब बांड दूर होंगे तो ये एक दूसरे को ज़्यादा दिक्का नहीं देंगे, इसमें दिक्का क्या होगा? कम होगा। रिपल्शन क्या होगा? कम होगा। तो इन बांडों में क्या है? रिपल्शन कम है। जब रिपल्शन बांडों के दरमियान क्या हो? कम हो जाए, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तो ये साइक्लोब्यूटेन क्या है भाई? स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है साइक्लोप्रोपेन से। और इसकी रिएक्टिविटी क्या है? भी कम है। क्या है? तो जब ये स्टेबल है तो रिएक्टिविटी कम है, इसकी रिएक्टिविटी कम है। इसी तरह अगर साइक्लोपेंटेन हेक्सेन आप ले लें, याद रखो, तो इसका अंदरूनी जाविया बढ़ जाता है, बांड एक दूसरे से दूर जाते हैं, और जब ये बांड दूर जाते हैं तो एंगल स्ट्रेन कम हो जाता है। जब एंगल स्ट्रेन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, और रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी जब बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी भाई? स्टेबिलिटी जब बढ़ जाती है तो रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। तो पेंटेन हाइयर के लिए क्या याद रखो? हाइयर साइक्लो अल्केन के लिए स्टेबिलिटी ज़्यादा है और रिएक्टिविटी कम है। तो ये आज का टॉपिक था जो मैंने आपको पढ़ाया है। याद रखो ये स्ट्रक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करो।